हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का साझेदार के प्रवेश का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं, जो पिछले क्वेश्चन से बहुत ही अलग होगा क्योंकि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। एक तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, बाकी का समायोजन में करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें चालू खाता भी दिया हुआ है और पूंजी खाता भी दिया हुआ है। यानी इस सवाल में हम चालू और पूंजी दोनों ही बनाएंगे, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों ही बनाएंगे, ठीक है। और अगर इसके पहले तुम लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उस क्लासेस को जरूर देखना। और जो मैंने एज अ नोट और जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई हैं उनको एक अलग से पेज में लिख लेना, ताकि सारी चीजें तुम्हारे पास अच्छे से रहें और जब भी तुम सवाल का रिवीजन करो तो अच्छे से रिवीजन कर सको, ठीक है। तो फिलहाल हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे हमला करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पृथ्वी और प्रिंसी 5-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी और प्रिंसी 5-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। तो सबसे पहला जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो 5-3 का प्रमाण दिया गया, ये क्या दिया गया है एक्चुअली में? ये हमें दिया गया पुराना प्रमाण। जो हमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट में दिया रहता है वो क्या दिया रहता है? पुराना प्रमाण का इंफॉर्मेशन दिया रहता है। फिर आगे लिखा है 31/3/17 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित है, ठीक है। पक्की तलपट की जानकारी हमें दिया गया, ये रहा हमारा पक्की तलपट। इसमें जैसा मैंने कहा है आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे ये आपका पूंजी दायित्व तो दिया गया और ये आपका संपत्ति लेना दिया गया है। और मैंने सवाल जब भी शुरू किया तो मैंने कहा है दो चीजें आपको याद रखने के लिए। मैंने क्या कहा है, ये जो पूंजी दायित्व तो होता है, यानी कि यहाँ पे जितनी चीजें होती, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीजें होती इन सभी का क्या होता है? जमा शेष होता है। क्या होता है? इन सभी का जमा शेष होता है। और यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं इन सभी का कौन सा शेष होता है? उधार शेष होता है। ये जानकारी मैंने तुम्हें याद रखने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि मैंने कहा है कि जब हम एंट्री ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्रॉस करना होता है, तो ये तुम्हें पता होना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इतना ही लिखे रहने देता हूँ। अब आगे देखते हैं। तो आगे सवाल में ये लिखा है, पूंजी दायित्व में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही नॉर्मली। हम सीधा समायोजन पढ़ते हैं। समायोजन में लिखा हुआ 1/4/17 के दिन से मनन को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। नया साझेदार कौन है? मनन, ठीक है। नया साझेदार कौन है? मनन। यानी 3 लोगों के, ऋत्वी, प्रिंसी और मनन। अब देखो, चालू और पूंजी खाता दोनों दिया गया है। तो जैसा मैंने कहा था कि तुम्हें टोटल 4 खाते बनाने होते हैं, जिसमें मैंने तुम्हें कहा था पुनः मूल्यांकन खाता, मैंने कहा था पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा। लेकिन जब चालू खाता भी दिया गया हो तो चालू खाता भी बनाना पड़ेगा। तो जैसा मैं तुम्हें दिखा देता हूं यहाँ पे, देखो ये पहला पुनः मूल्यांकन खाता हो गया। दूसरा मैंने पूंजी खाता छोटा सा बना, क्योंकि पूंजी खाता में ज्यादा एंट्री नहीं जाएगी। जब चालू चालू दे दिया तो इसका मतलब सारी एंट्री चालू में ही जाने वाली है, इसलिए पूंजी का आपको ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी कम से कम 4-5 लाइन का बना ताकि अच्छा सा दिखे। उसके बाद दूसरा हो गया आपका चालू खाता, ठीक है। पूंजी चालू 2 खाते बन गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्थिक चिट्ठा, और लास्ट में मैंने रोकड़ खाता बना, कि रोकड़ खाता छोटा सा बनाना था तो ये बीच में थोड़ा रिदम खराब हो जाता है, इस वजह से मैंने लास्ट में बना दिया। तुम बीच में भी बना सकते हो, लास्ट में बनाने का मेरा रीजन भी है। वो रीजन हम सवाल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल में पहले लिखा हुआ है कि मनन अपना निजी फर्नीचर ₹75,000 का पूंजी के रूप में पेढ़ी में लाएगा। क्या लिखा हुआ है कि मनन अपना निजी फर्नीचर 75,000 का पूंजी के रूप में पेढ़ी में लाएगा। देखो, इसके पहले हम लोगों ने सवालों में कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा था कि वो कुछ फर्नीचर ऐसा कुछ लेकर आता हो। तो इस सवाल में आया है कि वो क्या लेकर आ रहा है? फर्नीचर लेकर आ रहा है। तो जब ऐसा कहीं सवाल में आया कि कोई फर्नीचर लेकर आया, कोई संपत्ति लेकर आ रहा है, तो देखो मैंने कहा था कि एक बात तो याद रखना है कि अगर साझेदार कुछ भी लेकर आता है तो उसकी पूंजी क्या हो जाएगी? उसकी पूंजी तो बढ़ जाएगी। यानी कि एक चीज तो कंफर्म है कि उसकी पूंजी के जमा में एंट्री जाएगी। दूसरी है, जो चीज वो लेकर जाता है उसके उधार में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रोकड़ लाता तो एंट्री क्या बनती? रोकड़ उधार पूंजी जमा। पर यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर उधार और पूंजी जमा। तो मैं यहाँ पे रोजनामचा तुम्हें यहाँ पे साइड में लिख देता हूं ताकि थोड़ा कंफर्म रहे। रोजनामचा इसका क्या बनेगा? फर्नीचर खाते उधार। क्यों फर्नीचर उधार हुआ? क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। व्यवसाय के लिए क्या है? संपत्ति। और संपत्ति हमेशा उधार होता है जब व्यवसाय में आता है। तो लेकर कौन है? साझेदार। साझेदार का नाम क्या है? मनन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एम लिखता हूं, ठीक है। तो एम की पूंजी खाते जमा कितना लेकर आया? 75,000 रुपए। तो यहाँ पे रकम भी कितना लिख देना आपको? 75,000 रुपए लिख देना है, ठीक है।
इतना पहला क्लियर हुआ। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, तो मैंने कहा फर्नीचर उधार हो रहा है, तो फर्नीचर खाता हमने तो बनाया ही नहीं है, और जैसा मैंने कहा हमें चार ही खाते पे मेन फोकस रखना है, चालू है तो चालू भी बना देना है। तो फर्नीचर हमने बनाया, लेकिन फर्नीचर हम कहाँ लिखते हैं, फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, संपत्ति पक्ष में। तो एक बार चेक कर लो क्या यहाँ पे कहीं फर्नीचर दिया गया है, तो यहाँ पे कहीं भी कोई फर्नीचर नहीं दिया गया है। मैंने क्यों कहा चेक करने के लिए, क्योंकि अगर फर्नीचर दिया तो उसमें जोड़कर लिख देते, लेकिन नहीं दिया है तो हम अलग से लिखेंगे और चलते हैं संपत्ति पक्ष में, और वहां पर हम लिखते हैं फर्नीचर। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे, फर्नीचर। और फर्नीचर कितने का है, 75,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर 75,000 रुपए। उसके साथ साथ मैंने क्या कहा कि हमें पूंजी के जमा में एंट्री करनी, कहाँ एंट्री करनी, पूंजी के जमा में। याद रखना है कि वो पूंजी के तौर पे लाया है, इसीलिए उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, पूंजी के जमा में। रकम कितना लिखोगे, 75,000 रुपए। ध्यान से सुना, रकम कितना आएगा, 75,000 रुपए, और यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, फर्नीचर खाता, क्योंकि पूंजी जमा हुआ है और फर्नीचर उधार हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फर्नीचर खाता। तो ये था हमारा फर्स्ट एंट्री। क्लियर है, इतना समझ में आया। उसके बाद दूसरे एंट्री की बात करते हैं, तो दूसरे में क्या लिखा है कि लेनदारों में से 60,000 मनन को चुकाना है। अब देखो क्या तय हुआ, तय ये हुआ कि जो हमारे पास लेनदार है, देखो ये रहा, ठीक है, हमारे पास जो भी लेनदार है उसमें से 60,000 कौन चुकाएगा, मनन चुकाएगा। ध्यान से सुनना इसको, 60,000 कौन चुकाता है, मनन। आगे लिखा है जो उसके पूंजी खाते ले जाने हैं, क्या बोला है, जो उसके पूंजी खाते ले जाने हैं। अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली एंट्री समझाता हूं तो हो सकता है कि जैसे 10 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो 10 में से 8 को समझ में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है 2 को समझ में ना आए। तो मेरा टारगेट ये है कि 10 में से 10 को आए। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको रोजनामचा बना के मैं आपको समझाता हूँ, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, जैसे मैंने सवाल शुरू किया था, मैंने कुछ चीज जानकारी तुम्हें दी। मैंने जानकारी क्या दी कि पूंजी दायित्व में जितनी भी चीजें होती हैं उनका शेष हमेशा क्या होता है, जमा। और जो भी संपत्ति लेना में जो भी चीजें होती है उनका शेष क्या होता है, उधार। ये मैंने कहा, क्लियर है इतना। उसके बाद दूसरी पॉइंट, दूसरा यहाँ पे लिखा है कि लेनदारों में से 60,000 कौन चुकाएगा, मनन। अगर मनन चुकाएगा इसका मतलब पेढ़ी की जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि लेनदार तो हमारे पास से किसके पास चले गए हैं, मनन के पास, यानी अपना टेंशन तो खत्म ना। तो लेनदार हमारे पास से खत्म हो रहे हैं, और लेनदार का शेष हमेशा क्या होता है, जमा। जब लेनदार हमारे पास से खत्म हो रहे तो उल्टा हो जाएगा, लेनदार खाते क्या हो जाएगा, उधार। यानी कि जब इसकी एंट्री पास ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, लेनदार खाते उधार। क्या हो जाएगा, लेनदार खाते उधार। लेनदार खाते उधार क्यों हुआ है, क्योंकि लेनदार अब हमें चुकाने की जरूरत नहीं है। लेनदार कौन चुकाएगा, लेनदार चुकाएगा मनन, तो हमारे पास से कम हो गया, तो लेनदार खाते क्या हो गया, उधार। दूसरा चीज, ये हमें लेकर कहां जाना है, पूंजी खाते। तो अब देखो, लेनदार उधार हुआ तो पूंजी क्या हो जाएगा, जमा। लेनदार उधार हुआ तो पूंजी क्या हो जाएगा, जमा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूंजी खाते जमा। या तो दूसरा मैं तुम्हें शॉर्टकट समझाऊं, तो शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, याद होगा, मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस भी किया है। मैंने ये कहा है कि जो भी चीजें पूंजी दायित्व पक्ष में होती है, ठीक है, जो भी चीजें पूंजी दायित्व पक्ष में होती है उसकी क्रॉस एंट्री करके हमें कहाँ लिखना होता है, पूंजी के जमा में लिखना होता है। और जो भी चीजें संपत्ति लेना पक्ष में होती है वो क्रॉस करके हमें पूंजी के उधार में लिखना होता है। क्लियर है इतना, ये मैंने तुम्हें पिछले क्लासेस में समझाया था। ओके, तो यहाँ पे लेनदार था, अब क्रॉस एंट्री करोगे तो कहाँ जाएगा, पूंजी के जमा में। और पूंजी के जमा में जाएगा तो यहाँ पे भी देखो पूंजी खाते जमा ही हुआ है ना। क्लियर है। एक और रीजन समझना है तो ऐसे समझो कि जब कोई साझेदार दायित्व चुकाने के लिए स्वीकार करता है, जैसे मान लेते हैं हम तुम दो साझेदार है, ठीक है, मैं और तुम, हम दो साझेदार हैं, और हमारी पीढ़ी का जो दायित्व है तुमने चुकाना स्वीकार किया। तुमने बोला ठीक है सर मैं 10,000 रुपए, मान लो 60,000 है, तुमने बोला सर मैं 60,000 रुपए चुका दूंगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, किसकी, पीढ़ी की। पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है ना कि तुम्हें 60,000 रुपए दे, क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं था, वो काम था पीढ़ी का, लेकिन तुमने पीढ़ी के बदले स्वीकार किया, इसलिए तुम्हें 60,000 मिलेंगे। जब तुम्हें 60,000 मिलेंगे तो तुम्हारी पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सेम रीजन की वजह से पूंजी खाते क्या हो गया, जमा। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे मैंने जितने तरीके हो सकते मैंने तीनों तरीके आपको समझा दिए, रोजरामचा, क्रॉस एंट्री और लॉजिक के साथ। ठीक है, तब एंट्री कैसे करोगे, तो सबसे पहले चलते हैं पूंजी खाते के जमा में। कहां चलेंगे, पूंजी खाते के जमा में। और पूंजी खाते के जमा में एंट्री कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए। जितना वो चुकाना स्वीकार किया उतना ही लिखना है, 60,000 रुपए। नाम क्या आएगा, तो नाम आ जाएगा लेनदार। नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेनदार, लेनदार खाते। क्लियर है उतना, ठीक है। तो ये हमारी दो एंट्री हो गई, मतलब दूसरी एंट्री अभी बाकी इसकी, मतलब ये दूसरा समायोजन था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसा मैंने कहा कि लेनदार लेकर जा रहा है, तो लेनदार क्या हो रहा है, उदाहरण है, लेनदार कम हो रहा है, तो लेनदार हम कहाँ लिखते हैं, तो लेनदार देखो हम लिखते हैं दायित्व पक्ष में। कहाँ लिखते हैं, दायित्व पक्ष में। ठीक है, तो यही चल के हमें दायित्व पक्ष में कॉपी कर देना। ठीक है, चलते हैं और दायित्व पक्ष में हम कॉपी कर दे रहा हमारा आर्थिक चिट्ठा, और उसके दायित्व पक्ष में हम यहाँ पे लिखते हैं लेनदार।
थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ क्योंकि पूंजी और चालू दोनों है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेनदार। ठीक है, लेनदार देखो ये मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि ये आपको नया आया है। तो लेनदार कितने का था अपने पास, 1,20,000 का था, जिसमें से मनन कितना स्वीकारा, मनन ने स्वीकारा 60,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मनन की पूंजी खाते, क्या लिख देना है, मनन की पूंजी खाते। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मनन की पूंजी, ताकि तुम्हें याद रहे भाई। तो ये अभी कितना बचेगा, ये कितना बच जाएगा हमारा, ये बचेगा 60,000 रुपए। कितना बचेगा, ये 60,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000 रुपए। अभी इसमें कुछ और भी चीजें आएंगी जो मैं आपको सवाल के साथ समझाऊंगा, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मनन की पूंजी कितना, 60,000 रुपए। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं सवाल में। 2 एंट्री हमारी हो गई है। अगला है, मनन को भविष्य में लाभ में 1/5 भाग मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/5 भाग किसको मिलेगा, मनन को। अब यहाँ पर देखो ये मनन का भाग है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें समझाया था, देखो अब सवाल में अगर पूरे सवाल में देखोगे तो कहीं कोई और अनुपात नहीं दिया गया, बाकी जगह तो समायोजन ही दिया गया, कोई और अनुपात नहीं दिया गया। सो अब क्या करोगे, जब सवाल में तुम्हें क्या दिया गया हो तो यहाँ पे मैं नोट बना के लिख देता हूँ, ठीक है, जो तुम्हें याद रखना है नोट के तौर पे। हालांकि मैंने इसके पहले जो मैंने क्लासेस ली थी वो सारी क्लासेस अगर आप देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कुछ बच्चे हैं जो नहीं देखे होंगे, तो उनके साथ भाई गलत ना हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे याद क्या रखना है कि पुराने का पुराना, क्या याद रखना है, पुराने का पुराना और नए का नया। बस 2 चीजें याद रखना है, पुराने का पुराना और नए का नया। अगर सवाल को ध्यान से देखोगे तो पुराने का पुराना इधर दिया गया, पुराना प्रमाण इधर दिया गया है, और नया कौन था, नया था हमारा मनन, और मनन का इधर दिया गया। तो 2 ही जानकारी दी गई, पुराने का पुराना और नए का नया। तो जब ऐसा सवाल में दिया गया, क्या दिया, पुराने का पुराना और नए का नया दिया हो, तो तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है कि त्याग बराबर क्या हो जाता है, पुराना प्रमाण। क्या हो जाता है, त्याग बराबर हो जाता है पुराना प्रमाण। यानी यहाँ पर त्याग हमारा क्या हो जाएगा, 5:3। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा त्याग। और इसी के साथ हमारा थर्ड समायोजन भी कंप्लीट। इस समायोजन का जो इस्तेमाल है हमें बेसिकली इसी पॉइंट के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है, मनन ख्याति के रूप में 45,000 रोकड़ में लाएगा। कितना लेकर आएगा मनन, 45,000 रुपए लेकर आएगा। तो इसका रुद्रांचा मैं यहां से शुरू करता हूं, नीचे जगह है। तो सबसे पहला रुद्रांचा इसका क्या बन जाएगा, देखो ये जो ऊपर 2 रुद्रांचे लिखे हैं, ये अगर तुम लिखना चाहो तो लिखना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया है ताकि भाई एक बार कर लो, कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन ये वाले जो रुद्रांचे तो भाई वो लिखने की आदत डाल ही लो, ठीक है, ताकि टाइम भी उसी के हिसाब से मैनेज होता रहेगा और चीजें सीखते रहोगे। ओके, अब इसका रुद्रांचा क्या बनेगा, रोकड़ लेकर आया है ना, रुद्रांचा क्या बन जाएगा, रोकड़ खाते उधार। रुद्रांचा क्या बन जाएगा, रोकड़ खाते उधार, और लेकर के आया ख्याति प्रीमियम। तो यहाँ पे लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते का, कितना लेकर आया है, 45,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 45,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे 45,000। इतना क्लियर है, समझ में आया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रोकड़ खाते उधार 45,000 और ख्याति प्रीमियम खाते जमा 45,000। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद अब पहले इसकी एंट्री पास ऑन कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रोकड़ उधार हुआ है ना, रोकड़ उधार, तो रोकड़ के उधार में चलते हैं सबसे पहले। रोकड़ के उधार में ये रहा हमारा रोकड़ का उधार। यहाँ पे हम नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते। क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते। और रकम कितना है, तो रकम आपका दिया गया है 45,000 रुपए। क्लियर है, रकम कितना दिया गया, 45,000 रुपए। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या हुआ है, तो दूसरा एंट्री हुआ है ख्याति प्रीमियम खाते जमा, जो हम बनाते ही नहीं है, ठीक है, ख्याति प्रीमियम का हम अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस ख्याति का हमें बंटवारा करना है। जैसा मैंने कहा था हमें क्या करना होता है, ख्याति का बंटवारा। तो ख्याति का बंटवारा करने का रुद्रांचा क्या बनता है, तो यहाँ पे दूसरा एंट्री करते हैं। रुद्रांचा क्या बनेगा, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। एंट्री क्या हो जाएगा, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। रकम कितना है, 45,000 रुपए। और जिन लोगों ने त्याग किया, तो त्याग तो किसने किया, दोनों के दोनों ने त्याग किया है। तो त्याग करेंगे तो नाम क्या है इनका, ऋत्वी और प्रिंसी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आर और पी, ठीक है, ऋत्वी और प्रिंसी नाम है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ आर और पी। इन दोनों की, देखो अब यहाँ पे पूंजी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वो मैं समझाता हूँ।
अब सुनो, हम नॉर्मली क्या करते हैं, पूंजी खाते जमा करते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जब सवाल में चालू और पूंजी, क्या याद रखना है, जब सवाल में चालू और पूंजी दोनों दिया गया हो तो जो एक्स्ट्रा एंट्री होती है, मतलब पूंजी के अलावा की, ठीक है, याद क्या रखना है कि जो पूंजी के अलावा की एक्स्ट्रा एंट्री होती है वो सारी की सारी एंट्री कहाँ चली जाती है, चालू खाते में। तो ये आपको याद रखना है कि जो एक्स्ट्रा एंट्री होंगी वो चालू खाते में चली जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर और पी, क्या लिखेंगे, आर और पी की चालू खाते, नीचे जमा लिख देना हूं, ठीक है। अब रकम का बंटवारा कैसे होंगे, तो 45,000 को 5:3, ये रहा 5:3, तो 45,000 को 5:3 में बांटोगे तो 45,000, एक चलो मैं बांट के दिखाई देता हूं, यहाँ पे एंट्री कैसे हो जाएगी, 45,000 गुणे 5/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45,000 गुणे, एक महीना, 45,000 गुणे 5/8, तो ये आ जाएगा आपका 28,115, कितना आ जाएगा, 28,115। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा रकम ध्यान से लिखना क्योंकि इसमें अलग से आया है, मतलब सॉरी 115 नहीं 125, 28,125, क्योंकि हर बार रकम कैसा था, 15,000, 16,000, 12,000 ऐसे आता है। जब यहाँ पे ऐसे आ जाए ना 28,125, 225, तो थोड़ा सा सावधानी रखना है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28,125। उसके बाद दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का कैसे हो जाएगा, 45,000 गुणे 3/8, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, रकम कितना आ जाएगा, 16,875, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16,875। क्लियर, उतना समझ में आया। तो ये हमारा हो गया रोजनामचा। अब यहाँ पे देखो इसकी एंट्री कैसे पास ऑन करोगे, तो एंट्री ध्यान से देखो क्या हुआ है यहाँ पे, एंट्री में अगर ध्यान से देखोगे तो चालू खाते क्या हुआ है, जमा, ये आपको याद रखना है, चालू खाते क्या हुआ है, जमा। तो चलते हैं चालू खाते के जमा में, ये रहा हमारा चालू खाता, स्टार्टिंग की 2 लाइनें छोड़ देना, दो लाइनें, ठीक है। चालू खाता के जमा में रकम कितना है, 28,125 और 16,875, ठीक है। और यहाँ पे नाम क्या लिखोगे, यहाँ पे जो नाम दिया गया है, नाम क्या है, ख्याति प्रीमियम, जो हमने रोजांचा में लिखा भी है, तो ख्याति प्रीमियम खाते। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये था हमारा नेक्स्ट समायोजन। और देखो यहाँ पे एंट्री कैसे करना, वो सारी चीजें मैंने बता दी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट समायोजन पे। नेक्स्ट समायोजन में लिखा हुआ है, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख किया गया। क्या बोला है कि पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 3 लाख रुपए किया गया। अब देखो मैंने याद होगा पिछले सवाल में समझाया था कि जब भी पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन दिया गया हो, यानी पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन का मतलब नई ख्याति, तो जब भी नई ख्याति दिया गया हो तो एक बार कंफर्म कर लेना कि जो नया साझेदार आया है क्या वो पूरा पैसा लेकर आया है या नहीं। तो कंफर्म कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मनन की ख्याति का हिस्सा, हो सकता है बहुत लोग आपको बोले कि फटाफट वैसे ही सॉल्व कर लिया करो, लेकिन मैं इसलिए आपको ऐसे सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे क्या गलतियां होने की चांसेस कम होती है और सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। अगर तुम डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली समायोजन जैसा हम लोग करवाते हैं वैसा भी कर सकते हो, बाकी अगर इस तरह से फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो मुझे ये ज्यादा तरीका आसान लगता है, ठीक है। बाकी अगर तुम कोई भी तरीका इस्तेमाल करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व कर, मनन की ख्याति कितनी होगी, 3 लाख होगी। अब इस 3 लाख में से 1/5 हिस्सा किसका, मनन का, तो 1/5 हिस्सा का मतलब कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा। अब देखो उसको ख्याति कितना लाना था, 60,000, लेकिन 60,000 में से लेकर कितना आया है, वो सिर्फ 45,000, जो हमने पहले समायोजन में देख लिया था। ये देखो 45,000 रुपए लाया है, तो बाकी का बचा कितना, 15,000 रुपए। तो बाकी का 15,000 रुपए हम कहाँ निकाल लेंगे, उसके जेब में से निकाल लेंगे। उसके जेब 2 है, एक है पूंजी के तौर पे और एक है चालू खाता। देखो यहाँ पे 2 जेब दिए है ना उसके, एक पूंजी दिया है और एक चालू दिया, सॉरी एक पूंजी है और एक चालू है। तो जब दोनों जेब दिया गया तो हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा कि जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी वो कहां से निकालोगे, चालू खाता में से। तो अब इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी वो भी लिख लेते हैं। तो एंट्री का क्या करना है वो मैंने आपको बताया। एंट्री का कैसे करोगे, देखो ये पैसा हमें कहां से निकालना है, चालू खाता, यहाँ पे लिख भी लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब इसके जेब से पैसे निकालोगे तो उसकी पूंजी क्या हो जाएगी, सॉरी इसका चालू खाता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि मनन के चालू खाते उधार क्या हो जाएगा, मनन के चालू खाते उधार। और ये पैसा किसको मिलेगा, ये पैसा फिर से मिलेगा रुत्वी और प्रिंसी को, यानी आर और पी, आर और पी के या की चालू खाते जमा। क्लियर है, और दोनों के ही जेब में पैसे जाएंगे, यानी दोनों के ही जमा हो जाएगा। अब रकम कितना है, तो चालू खाते इसके उधार किया हमने 15,000 और इसके जमा कितना करेंगे, इसको बांट लेते हैं। इसको जब बांटोगे तो ये आ जाएगा आपका 9,375 और ये आ जाएगा 5,675।
₹25। क्लियर है इतना? आ जाएगा 9,375 और 5,625। क्लियर हुआ इतना? ये था हमारा समायोजन नंबर 3। अब देखो जैसा मैंने सॉल्यूशन किया, ये सबसे लास्ट में करके लिखना, ये भी तुम लिख सकते हो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, टीचर को समझ में आएगा कि भाई तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, सारी चीजें तुम बढ़िया से रिवाइज करते हो। ओके, तो ये था हमारा गणना का पार्ट। अब चलते इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री मैंने कैसे बताया, चालू खाते देखो उधार हुआ कितना रकम से, 15,000 से, लेकिन अकेले 15,000 कहाँ गया है, तो इसलिए दोनों का नाम लिखना जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चालू खाते के उधार में दो रकम लिखोगे। पहले लिखोगे 9,375, क्या लिखोगे 9,375, और एक में लिखोगे 5,625। अब ध्यान से सुना, 9,375 जो है वो गया है ऋत्वी की जेब में, तो ऋत्वी के चालू खाते, वो अपोजिट में देखो नाम लिखा हुआ था, तो ऋत्वी के चालू खाते, और 5,625 गया प्रिंस के, सॉरी प्रिंसी, तो ये चालू खाते। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का जमा हुआ है, तो चलो एक बार ऊपर दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। ऋत्वी और प्रिंसी के चालू खाते जमा, तो इनके जमा में चलते हैं, क्या करते हैं, इनके जमा में चलते हैं, और यहाँ पे रकम लिखेंगे 9,375 और 5,625। ठीक है, और यहाँ पे नाम क्या लिख देंगे दूसरे वाले का, दूसरे वाले का नाम क्या, मनन, तो मनन के चालू खाते। क्लियर है इतना, समझ में आया? तो ये था हमारा ख्याति का पूरा एंट्री, और इस तरह से हमारा 5 समायोजन कंप्लीट होगा। यहाँ तक देखो काफी चीजें ऐसी थी जो हमने पहले भी पढ़ा, कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। अब आगे स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं कि नेक्स्ट समायोजन में कैसे सॉल्व करना है। अगर हम अगला समायोजन पढ़ते हैं, समायोजन नंबर 6। समायोजन में देखो क्या लिखा हुआ है, समायोजन में लिखा है कि उधार खरीदी के 15,000 लेनदार खाते, ध्यान से सुनना, उधार खरीदी के 15,000 लेनदार खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है, और इस माल का समावेश अंतिम स्टॉक में हो गया है। मतलब ये है कि स्टॉक में तो एंट्री हो चुकी है, लेकिन खरीदी में लिखना बाकी है, और खरीद खाते भी लिखना बाकी है। ठीक है, सॉरी, ये लेनदार खाते लिखना बाकी और खरीद खाते लिखना बाकी है। अब इसका क्या करोगे, देखो तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग ने पिछला क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन में भी एक आया था कि लेनदार ने देनी हुंडी हमें दिया, जो हमने स्वीकार करके उसको वापस कर दिया। उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि लेनदार का स्वरूप बदल रहा है, यानी एक से खत्म होकर दूसरे में आ रहा है, इसलिए हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने माल खरीदा था, ध्यान से सुनना, हमने माल खरीदा तो वही लिखना बाकी है। तो जब माल खरीदा था लिखना बाकी है, जब उसको लिखोगे तो लिखने से हमें क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि 15,000 बढ़ गए ना, तो नुकसान होगा। तो सबसे पहले नुकसान की एंट्री कहाँ करते हैं, पुनः मूल्यांकन के उधार में। देखो मैं ये रीजन इसलिए समझाता हूँ ताकि सारी चीजें तुम्हें पता रहे। ठीक है, सिर्फ सवाल कर लेना, रट्टा मार लेना मायने नहीं होता, सारी चीज समझ में वो भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखो एंट्री कैसे करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे लेनदार खाते, क्या लिखेंगे, लेनदार खाते, और रकम कितना लिख देंगे, 15,000 रुपए, कितना लिख देंगे, 15,000 रुपए। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारे लेनदार में। ठीक है, सॉरी, यहाँ दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी, लेनदार में। लेनदार हमारे पास कहाँ होता है, तो लेनदार हमारे पास दायित्व पक्ष में होता है। देखो यहाँ पे है ना, दायित्व पक्ष में ही रहा लेनदार, तो वहां पे चलते हैं दायित्व पक्ष में लिखते हैं। तो याद होगा मैंने जब तुम्हें ये बताया लेनदार वाला, तो मैंने कहा था कि एक पॉइंट इसका बचा हुआ जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए को मैंने यहाँ पे टिक करके रखा था। अब देखो ये मिटाना पड़ा, मेरे पास है रबड़, मैंने मिटा दिया, लेकिन तुम पेन से लिखते हो तो पेन से लिखोगे तो कट पिट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार समायोजन पढ़ लिया करो, अगर ऐसा लगता है कि कोई समायोजन एक दूसरे से रिलेटेड है तो दोनों को साथ में सॉल्व कर लो। ठीक है, क्लियर है इतना? क्या मैंने कहा था कि अगर कोई समायोजन रिलेटेड होगा, जैसे ये वाला रिलेटेड है, लेनदार से दोनों रिलेटेड था, तो जब लेनदार ऐसा कुछ आ जाता है कि भाई रिलेटेड होगा, तो दोनों को साथ में सॉल्व करो। साथ में सॉल्व करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, हालांकि बाद में भी सॉल्व करो तो हल्का सा पेंसिल से कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है इतना? इतनी चीजें चलती, हम अकाउंट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदी लिख रहे हैं पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट तो कर नहीं, नकल तो कर नहीं रहे ना, हम तो अपने मन से सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करेंगे थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, और थोड़ी बहुत गलतियां माफ भी हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, सबके सब है ना, अगर सब कुछ सबको आता ना तो सब भगवान बन जाते। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ कभी कहता भी है तो बोल देने का कि भाई थोड़ी बहुत गलतियां तो होगी ही होंगी। तो यहाँ पे हो गया 60,000, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखना बाकी, क्या लिखेंगे, लिखना बाकी खरीदी, खरीदी रकम कितना लिखेंगे, 15,000, और ये जोड़ के आपका कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 75,000। अब चलते हैं ऊपर और नेक्स्ट समायोजन पढ़ते हैं। तो ये हमारा समायोजन कंप्लीट। आगे लिखा है 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत, क्या लिखा है, 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत
कितनी हो गई है आपकी 36,000, यानी कि 45 की कीमत कितनी हो गई 36, तो कितने का नुकसान हुआ, तो ध्यान से देखोगे तो 9,000 का नुकसान हुआ। नुकसान हम कहाँ लिखते हैं, नुकसान हम लिखते हैं पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, स्टॉक खाते, क्या नाम लिखेंगे, स्टॉक खाते, और रकम कितना लिखेंगे, तो रकम लिखेंगे 9,000 का। क्लियर है, क्योंकि नुकसान हो रहा है 9,000, तो 9,000 का नुकसान के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद दूसरी एंट्री कहाँ जाती है, तो हमें स्टॉक को कॉपी करना है। लेकिन अगर स्टॉक को रकम की कॉपी करने जाओगे तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें 60,000 दिया हुआ है, और इसने तो 45 का ही बोला है। इसने कितने का बोला है, 45 का ही बोला है। तो ध्यान से देखोगे तो 45 का तो 36 हो गया, तो बाकी बचा कितना, 15। वो 15 डायरेक्टली जोड़ देना है। या तो दूसरा तरीका ये कि टोटल 60 है, 60 में से गया कितना, सिर्फ 9 ही तो गया है, तो बचा कितना, 51। ये एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका कि टोटल कितना था हमारे पास, 60,000। ध्यान से सुनना इसको, टोटल कितना था 60, जिसमें से आपका एक 45 इन लोगों ने अलग कर दिया और दूसरा आपका 15 अलग कर दिया। ठीक है, अब इस 45 वाले की जो कीमत है वो कितनी हो गई है, 36,000 हो गई, यानी हमें ये वाला लिखना है। तो ये 36 और प्लस ये 15 दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, आप जो तरीके से सॉल्व करना चाहो वो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये गणना है स्टॉक का, तो इसको लिख लेना ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसको लिख लेते हैं 51,000 का। तो यहाँ पे स्टॉक कहाँ लिखते हैं, संपत्ति पक्ष में। तो चलेंगे संपत्ति पक्ष में, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाम स्टॉक। क्या नाम लिखेंगे, स्टॉक, और रकम कितना लिखेंगे, 51,000। और 51,000 पीछे का जो रीजन है, मैंने आपको दोनों रीजन ही समझा दिया है। ठीक है, चलते हैं अभी अगले समायोजन पे। अगला समायोजन क्या लिखा हुआ है, कारीगर मुआवजा अनामत पेटे जिम्मेदारी कितनी है, 28,000। तुम्हें याद होगा पिछले क्लास में मैंने समझा था, जब भी तुम्हें जिम्मेदारी वाला आता है कारीगर मुआवजा अनामत का, तो सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहले काम ये करोगे कि सवाल में चल के दायित्व पक्ष में फटाफट लिख दोगे कारीगर मुआवजा अनामत दायित्व। ठीक है, तो चलते हैं आर्थिक चिट्ठे में, और दायित्व पक्ष में, दायित्व पक्ष में क्या लिखोगे, कारीगर अकस्मात मुआवजा। क्या लिखोगे, कारीगर, जो नाम दिया गया वही लिख लेना, कारीगर अकस्मात, अकस्मात लिखा है कि सिर्फ मुआवजा लिखा है, हाँ कारीगर मुआवजा अनामत। तो अकस्मात नहीं लिखते हम लोग भी, क्यों एक्स्ट्रा हम लोग मेहनत करें, जैसा हमें कहा गया उतना ही लिखेंगे, कारीगर मुआवजा अनामत, ब्रैकेट में दावा लिख देना ताकि पता रहे कि भाई जिम्मेदारी स्वीकार हुई है। और दावा कितना बना गया, 28,000 का बना, कितने का बना है, 28,000 का। फिर मैंने कहा था कि जब ये लिख दोगे उसके बाद दूसरा काम होता है कि सवाल में चलो और आर्थिक चिट्ठा को चेक करो। सवाल में चलते आर्थिक चिट्ठा को चेक करते हैं, तो आर्थिक चिट्ठा को चेक करोगे तो कारीगर मुआवजा अनामत के तौर पे हमें कितना दिया गया है, 60,000 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया, हमें 60,000 रुपए दिया गया है, जिसमें से हम लोगों ने क्या, जिसमें से हम लोगों ने 28,000 तो खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 32,000। 60 में से 28 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 32। अब इस 32 का हमें क्या करना, हमें 32 का बंटवारा कर लेना। अब बंटवारा कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने एरो बना के रखा, ये मिटाया नहीं है मैंने एरो। कैसे, मैंने कहा है कि जो भी चीजें यहाँ पर होगी वो कहाँ चला जाएगा, जमा पक्ष में चला जाएगा, किसके, पूंजी के। लेकिन अपने पास चालू है तो कहाँ जाएगा, चालू के जमा में। ठीक है, तो चलते हैं और चालू के जमा में लिख लेंगे। नाम क्या है, जो नाम दिया गया वही लिखना है। नाम क्या दिया, कारीगर मुआवजा अनामत। तो यहाँ पे लिख लेंगे कारीगर मुआवजा अनामत। रकम कितना है, 32,000, और 32,000 को हमें क्या करना है, 5:3 में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। तो 5×3 8 हो जाए, 8×4 32, 5×4 20 और 12। ठीक है, 4×3 12, तो 20,000 और 12,000। क्लियर है इतना, तो ये रहा हमारा कारीगर मुआवजा अनामत का एंट्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला एंट्री है विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 24,000 लिखना बाकी है। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी, कितना मिलना बाकी है, 24,000 रुपए, जिसकी एंट्री अभी तक हम लोगों ने नहीं की है। अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो मिलना बाकी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, संपत्ति। और संपत्ति की जब एंट्री करोगे तो सबसे पहले संपत्ति से हमें क्या होगा, फायदा। और फायदा हमें कहाँ लिखना था, पुनः मूल्यांकन के जमा में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज। क्या लिखोगे, मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज। कितना बाकी है आपका, 24,000 रुपए। तो ये होगा हमारी एक एंट्री। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, तो दूसरा मिलना बाकी हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति होता है। संपत्ति हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। तो चलते हैं संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज, पूरा लिखता हूं, मिलना बाकी
विनियोग पर ब्याज, थोड़ा लेंदी हो गया बट इट्स ओके। और रकम कितना है आपका 24,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऊपर, और ऊपर चलेंगे तो देखो हमारा समायोजन कंप्लीट हो गया। देखो समायोजन कंप्लीट होने के बाद हमारा लगभग 80% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बाकी का 20% से कॉपी करना होता है, ठीक है। बाकी का देखो 5% में डिफरेंस निकालना है, 15% आपका कॉपी पेस्ट करना है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें हमने सॉल्व कर दिया, देख रहे हो, लगभग चीजें सॉल्व हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करना मैंने कैसे सिखाया था, मैंने कहा था कि जो चीजें जहां है वहीं कॉपी कर देना, और बंटवारा करना है तो क्रॉस में बंटवारा करना। तो जैसे सबसे पहला नाम क्या दिया गया है, तो सबसे पहला नाम लिखा है कारीगर लाभ भाग फंड। तो याद होगा मैंने चौथे चैप्टर में समझाया था, कारीगर लाभ भाग फंड हमारा दायित्व होता है, इसको हम बांटते नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो चलते हैं पूंजी दायित्व पक्ष में, हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे कारीगर लाभ भाग फंड, क्या लिखेंगे, ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है, कारीगर लाभ भाग फंड। और रकम कितना दिया गया है आपका, तो कारीगर लाभ भाग, सॉरी, कारीगर लाभ भाग फंड आपको दिया गया है 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है, अगला है लेनदार। देखो कारीगर लाभ भाग फंड हो गया, लेनदार हो गया, और कारीगर मुआवजा अनामत भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद चालू खाता कॉपी करना, और पूंजी खाता। और ध्यान से देखो चालू खाता पूंजी खाता कैसे कॉपी करोगे, एंट्री क्रॉस में चली जाएगी, शेष आगे लाए के तौर पे। तो फटाफट लिख देते शेष आगे लाए। तो सबसे पहले पूंजी का लिखते हैं, तो पूंजी का क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। अब शेष आगे लाए पूंजी का कितना दिया गया है, तो शेष आगे लाए पूंजी का लिखोगे तो ये हो जाएगा 1,20,000, और इसका है 90,000, ठीक है। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। उसके बाद चालू खाते का भी सेम करना है, यहाँ पे लिखोगे शेष आगे लाए, ठीक है। और इसका शेष कितना दिया गया, तो इसका शेष दिया गया 1,50,000 और 1,95,000, ठीक है। हमने क्या कर दिया, बस कॉपी पेस्ट कर दिया, बस सवाल में ऊपर 95,000 लिखा ना, 1,95,000 ज्यादा जीरो लगा दिया, 1,95,000, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो यहाँ से हमारा सारा चीजें खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा गया, बैंक। सबसे पहले क्या लिखा गया है, बैंक। और बैंक का काम है क्या करना, हमने रोकड़ खाता बनाया तो वहीं पे चल के शेष आगे लाए लिख देते हैं। तो चलते हैं और वहां पे लिख देंगे शेष आगे लाए, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष आगे लाए, और कितना दिया गया शेष आपका 60,000 रुपए, क्लियर इतना। उसके बाद आगे चलते हैं और बाकी का चीजें कॉपी करते हैं। तो बाकी की चीजों में क्या क्या दिया वो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं डायरेक्टली आपको लिख के दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका देनदार, देनदार कितने का है, 90,000 का, तो जो डायरेक्टली आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद अगला नाम क्या है, अगला नाम आपका है मकान, मकान कितना 4.5 लाख रुपए, जो आपको डायरेक्टली कॉपी कर लेना। उसके बाद आपका है अगला विनियोग, तो विनियोग भी आपको क्या करना है, डायरेक्टली कॉपी कर लेना है। तो जो जो डायरेक्टली कॉपी कर लेना है, चल के सीधा हम लोग लिख लेते हैं वहीं पे, ठीक है। तीन चीजें हैं, तीनों चीजें हम फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, मकान, नाम का नहीं हो पा रहा है, मकान, देनदार और विनियोग, तीन चीजें हैं, मकान, देनदार और विनियोग। अपने पास मकान कितने का है, तो मकान था 4.5 लाख रुपए का, ठीक है। देनदार अपने पास कितने का है, तो देनदार है अपने पास 90,000 का, और विनियोग कितने का, 1,05,000 का। तो मैंने तीनों चीजें लिख दिया है, क्लियर इतना। अब देखो, अब देखोगे तो हमारा कॉपी पेस्ट जो करना था वो भी काम कंप्लीट हो गया, देख लो। यहाँ पे सारी चीजें होगी ना, बैंक तो पहले लिख चुके, देनदार हो गया, स्टॉक तो पहले लिख चुके हैं हम लोग। उसके बाद आपका मकान भी हो गया है, विनियोग भी हो गया, तो सारी चीजें हो गई, यानी हमारा आर्थिक चिट्ठा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और समायोजन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले डिफरेंस किसका करोगे, पुनः मूल्यांकन खाते का। तो पुनः मूल्यांकन खाते का अगर टोटल करते हो तो ध्यान से देखो, कुछ दिखेगा तुम्हें, 15,9,24, यहाँ पे भी 24, मैंने कहा था कैसे लिखोगे, वो पेंसिल से लिख लिया करना। यहाँ पे 24,000, और यहाँ पर भी देखो 24,000 आ रहा है, तो डिफरेंस कहीं दिखेगा, नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आंसर तुम सीधा 24,000 24,000 ऊपर लिख दो, कॉपी कर दो बस। अब डिफरेंस नहीं आने का मतलब ये हुआ कि ना हमें फायदा हुआ ना हमें नुकसान हुआ है, तो डायरेक्टली हमें कॉपी करके खत्म कर देना है। उसके बाद बात करते हैं पूंजी खाता का डिफरेंस। तो पूंजी खाता का डिफरेंस सेम वही तरीका इस्तेमाल को, तरीका बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम पहले वही दो अंडरलाइन कर लो, ताकि सामने वाले को कंफर्म हो जाए कि तुमने टोटल कर लिया है।
हाँ, इधर 1,20,000, इधर 0 है तो इधर तो 1,20,000 ही आएगा, इधर 90,000 ही आएगा, और इधर कितना है 75,000 और 60,000, इधर भी 0 है तो ये हो जाएगा आपका 1,35,000 रुपए। ठीक है, क्लियर इतना। और ये हमारा आ गया तीनों आंसर। और यहाँ पे क्या लिखना है, और यहाँ पर लिखना है शेष आगे ले गए, और साथ ही साथ यहाँ पे टोटल लिखना है, तो यहाँ पे टोटल के लिखने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है चालू खाता। अब चालू खाता का हमें कैसे करना है, तो चालू खाता का भी हम उसी तरह से टोटल करते हैं। ओके, चालू खाता का कैसे करोगे, सबसे पहले हम आर की बात करते हैं। तो आर का देखो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है और पी का भी कोई एंट्री नहीं है, तो फटाफट यहीं पे कॉपी कर देना, यहाँ पे ही डिफरेंस आएगा। जब ऐसा हो, जब साफ साफ दिख रहा हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब एंट्रियां ज्यादा हो, कंफ्यूजन हो, तभी वो वाला तरीका इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ एक एंट्री और यहाँ पे दूसरी, और यहाँ पे देखोगे मनन में, तो यहाँ पे 2 एंट्री, यहाँ पे 0 है, मतलब इस मनन का डिफरेंस किस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट हम लिख देते हैं शेष आगे ले गए, और यहाँ पे भी लिख देंगे शेष आगे ले गए। ठीक है, इसका डिफरेंस तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, इसका तो हमें क्लियरली पता है। अब इसका डिफरेंस निकालोगे किसका, आर का, आर का नहीं रुत्वी का, तो 1,50,000, चलो फटाफट हम लोग टोटल कर लेते हैं इसका। 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 28,125 प्लस 9,375, इसका टोटल करोगे तो ये आपका आएगा 2,07,500। और उसी तरह से पी का टोटल, प्रिंसी का टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,29,500 रुपए। क्लियर है इतना, समझ में आया। उसके बाद अगला काम क्या होगा, अगला काम हमें इनका डिफरेंस, मतलब जो शेष लिखना होता है। अब यहाँ पे ही एक चीज आपको याद रखनी है, जो मैंने कहा था ना कि आर्थिक चिट्ठा मेरा यहाँ बनाने का मेन रीजन क्या था, तो यही मेन रीजन आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो, आपको याद क्या रखना है कि डिफरेंस, देखो अक्सर चालू खाता का डिफरेंस कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसका शॉर्ट में याद क्या रखना है कि जो इधर डिफरेंस आएगा, ये कौन सा पक्ष है हमारा, जो भी पक्ष है, पक्ष को भूल जाओ। ठीक है, कहाँ डिफरेंस आएगा, जो इस साइड आएगा, इस साइड वाले का डिफरेंस इधर नीचे कॉपी कर देना। ठीक है, और इस साइड वाले का डिफरेंस इधर नीचे कॉपी कर देना। ये लाइन देखो मिट जा रहा है बीच में, क्योंकि वो बीच में एक पेज के गैप है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता तो चल ही रहा होगा कि इसके नीचे ही लिखना है। ओके, तो याद क्या रखना है कि जो इस साइड डिफरेंस आएगा वो इसके नीचे आने की पूंजीदायित्व पक्ष में, और जो इस साइड डिफरेंस आएगा उसके नीचे आने की संपत्ति लेना पक्ष में। तो सबसे पहले पूंजीदायित्व पक्ष वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पूंजी वाला पक्ष का भी सेम ही करते दिख रहे हो ना, ये उसके नीचे जाएगा, मतलब ये भी पूंजीदायित्व पक्ष में जाता है, जो हमने पिछले कई सवालों में किया हुआ है। ओके, अब एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये एंट्री यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे पूंजी खाता, और तीनों का नाम आर पी एम। आर का टोटल कितना है आपका, 1,20,000, 90,000 और 1,35,000, और तीनों का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 3,45,000। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चालू खाता। क्या लिखेंगे, चालू खाता। अब चालू खाता में आर है और पी है। अब आर और पी का रकम देखो यहाँ पे ऊपर हमें दिया हुआ है, 2,07,500, 2,29,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,07,500 और 2,29,500। इसका टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 4,37,000। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब इस साइड वाले का डिफरेंस निकालना बाकी है, लिखना बाकी है, सॉरी। तो यहाँ पे नीचे कॉपी कर देना। तो यहाँ पे कॉपी कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे चालू खाता। क्या लिखोगे, चालू खाता, और यहाँ पे एक ही नाम दिया गया है जो है मनन, तो ब्रैकेट में मनन, और रकम इसका कितना है 15,000। क्लियर हुआ इतना, समझ में। देखो डिफरेंस कैसे लिखना है, जो तरीका मैंने बताया इसी तरीके को इस्तेमाल करना, कभी गलत नहीं होगा और कभी भूलोगे नहीं, यानी सीधा नीचे कॉपी करना है। किसका डिफरेंस, पूंजी और चालू खाते का। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। उसके बाद अगला काम है हमारा रोकड़ खाता बंद करना, जो हमारा भी बंद करना बाकी है। तो रोकड़ खाता जब बंद करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस देख ही रहा है तुम्हें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 6,4,10 यानी 1,05,000 का आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, 1,05,000। और नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे शेष आगे ले गए, और यहाँ पे आपको टोटल लिख देना है। क्लियर है इतना। और यहाँ पे भी मैंने टोटल नहीं लिखा, तो तुम लोग यहाँ पे टोटल लिख देना। चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाता। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता, और यहाँ पे रकम में कितना लिख देंगे, 1,05,000 रुपए। कितना लिख देंगे, 1,05,000 रुपए। अब अगला काम होगा हमारे आर्थिक चिट्ठे का टोटल करना। तो आर्थिक चिट्ठे का टोटल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो आर्थिक चिट्ठे का टोटल करोगे तो उसको चलो करके देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है, 3,45,000
प्लस 4,37,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000 प्लस 28,000। तो ये आएगा 9,15,000। कितना आएगा? 9,15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 9,15,000। ये यहाँ पे भी सेम और यहाँ पर भी सेम। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना है कि क्या सच में 9,15,000 ही आ रहा है कि नहीं। तो कंफर्म करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 75,000, फिर उसमें लिखेंगे 51,000, फिर 4,50,000, याद रखना वो 4,50,000 है, फिर 90,000, ठीक है, फिर 1,05,000, फिर उसके नीचे वापस 1,05,000 और उसके बाद 24,000 और 15,000। और इस तरह से जो हमारा टोटल है वो क्या हो गया? मैच हो गया। क्लियर है इतना? तो ये रहा आपका आंसर। अभी मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ऐसे पॉइंट्स आ चुके हैं। इसलिए देखो मैंने कहा था जितने क्वेश्चन हम करेंगे सभी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन ही समझो। ओके, तो फिलहाल हमारा ये भी एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आएगा। और थोड़ा क्लास मेरी लेंदी चल रही है, इसका रीजन है कि मैं हर चीज आपको एक नए सिरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, ठीक है। क्लास में जैसे टाइम लग जाता है लेकिन तुम सॉल्व करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और क्लास पूरा ढंग से देखना। बाकी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।